हेलो बच्चों, सक्सेस पॉइंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन विलियन का पार्ट 4। 3 पार्ट अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। 3 पार्ट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था? विलियन की मात्राओं के प्रकार पढ़े थे कि विलियन को मात्रा के आधार पर कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, विलियन होता क्या है, विलियन की सांद्रता के अनुसार विलियन को अलग अलग भागों में डिवाइड किया था अपन ने कि विलियन की सांद्रता को अपन किस किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मोलरता, मोललता इनके रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद में अपन ने लास्ट जो 3rd पार्ट था उसके अंदर अपन ने विलेयता के बारे में पढ़ा था कि विलेयता क्या होती है, और ये कोई भी विलियन को अपन किसी के अंदर बोलते हैं तो उसकी विलेयता का किन किन कारकों पर निर्भर करती है विलेयता। अगर मान लो किसी ठोस को बोल दिया गया, किसी गैस को द्रव में बोल दिया, तो उनके जो विलेयता है, उनकी जो कारक है, वो किन किन कारकों पे वो विलेयता प्रभावित होती है। जैसे ताप, दाब, इन कारकों से विलेयता क्या होती है, प्रभावित होती है। तो उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अभी अपन नेक्स्ट इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे वाष्प दाब। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। देखिए क्या होता है वाष्प दाब। सामान्यतः अपन देखते हैं कि किसी भी द्रव को अपन गर्म करते हैं, किसी भी द्रव को अपन गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वाष्पित होने लगता है। क्या हो जाता है, वो वाष्पित होने लग जाता है, मतलब वो वाष्प में परिवर्तित होने लग जाता है। जब अपन द्रव को गर्म करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो वाष्प जो है वो किसमें परिवर्तित होने लगता है, जो द्रव है वो वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, जब कोई भी अपन द्रव को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये कोई द्रव है, इसको अपन क्या करते हैं, गर्म कर दिए, क्या निकली है, इसकी वाष्प निकली। वाष्पित होने लगेगा ये। ठीक है, तो अपन को ये पता है कि हाँ, अगर जैसे सामान्यतः अपन देखते हैं कि कोई ग्लास में पानी रखा हुआ है, ठीक है, 5 दिन 10 दिन बाद में देखते हैं तो उस ग्लास में से पानी क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें से पानी जो था वो वाष्प के रूप में क्या हो गया, वेपराइज हो गया। ठीक है, पानी क्या हो गया, वायुमंडल के अंदर चला गया, वाष्प के रूप में वाष्पित हो गया वो पानी उस द्रव। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि इसको अपन क्या करते हैं, ये जो प्रक्रिया है, जो अपन पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वाष्पित होता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या करते हैं, एक बंद पात्र में करवाते हैं। इसके ऊपर अपन क्या लगाते हैं, एक ढक्कन लगा देते हैं। इसको अपन क्या करते हैं, एक बंद पात्र में करवाते हैं। इस प्रक्रिया को अपन क्या किसमें करवा रहे हैं, बंद पात्र में करवा रहे हैं। तो क्या होगा कि ये जो द्रव है, ये जो द्रव है वो वाष्प बन के ऊपर उठेगा। वाष्प बन के क्या होगा, ये द्रव ऊपर उठेगा। तो ये द्रव जो है वो वाष्प बन के ऊपर उठ रहा है। तो यहाँ क्या होगा, इस पार्टिकल सतह से टकराएगा और वहीं पर रुक जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये द्रव वाष्प बन के ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा है कि जब ये द्रव जो है वाष्प में परिवर्तित होना क्या होगा, रुक जाता है। और वो कंडीशन कौन सी होती है, रुकता नहीं है लेकिन कंटिन्यूसली होता रहता है। लेकिन अपने को ऐसा फील होता है कि हाँ अब रुक गया, अब ये द्रव वाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ये द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है और ऊपर ये उसको अपन ने कवर कर रखा है, तो क्या होता है, इसके प्रेशर के कारण, यहाँ लगे हुए इस दाब के कारण ये जो गैसें थी, जो वाष्प थी, वो वापस क्या होने लग जाती है, संघनन होने लग जाता है। वाष्प क्या होने लग जाता है, संघनन। ये वाष्प वापस से नीचे की ओर आने लग जाती है, वाष्प वापस द्रवित होने लग जाती है। क्योंकि अपने को पता है अत्यधिक दाब के द्वारा किसी भी वाष्प को, किसी भी गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। पहले तो वाष्पन हुआ, फिर कौन सी प्रक्रिया हो रही थी, संघनन होने लगी। इसका मतलब दोनों प्रक्रियाएं होने लग गई कि सर वाष्पन से वाष्प में बदल रहा था और संघनन से वापस किसमें बदल रहा है, ये द्रव में बदल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये कौन सी स्थिति आ गई, साम्यावस्था आ गई दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या कौन सी स्थिति आ गई, साम्यावस्था आ गई कि न तो द्रव कम हो रहा है और न वाष्प कम हो रही है। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कि जितना द्रव है, द्रव अगर वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो वापस वो वाष्प जो है वो संघनित होकर द्रव में बदल रही है। तो इस कंडीशन के अंदर, इस अवस्था के अंदर, इस साम्यावस्था के अंदर, ये जो साम्यावस्था आपने जनरेट हुई है, साम्यावस्था उत्पन्न हुई है, इस साम्यावस्था के समय जो इस वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाएगा। इस कंडीशन के अंदर इस द्रव की सतह, इस द्रव
की सतह पर इस गैस के द्वारा, इस वाष्प के द्वारा लगाया गया जो दाब है वो क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। क्लियर होगी वाष्प दाब की डेफिनेशन आप लोगों को कि वाष्प दाब क्या कहलाता है? तो अपन क्या कहेंगे जनरली? वाष्प दाब किसे कहेंगे? किसी भी द्रव की सतह पर किसी वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब, न्यूनतम दाब, अधिकतम दाब नहीं, न्यूनतम दाब। क्योंकि क्या हो रहा है इसके अंदर जो दाब, मिनिमम दाब लग रहा है, दाब के द्वारा क्या हो रहा है? वापस ये द्रव वाष्पित हो रहा है और वाष्प वापस संघनित हो रही है। ठीक है, और कौन सी स्थिति आ गई? साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन लोग क्या कहेंगे? इस कंडीशन के अंदर उत्पन्न दाब को अपन लोगों ने क्या नाम दिया? वाष्प दाब नाम दिया। क्लियर हो गया आप लोगों को कि इस वाष्प के द्वारा इस द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब वाष्प दाब के बारे में अपने किन किन के बारे में पढ़ना। एक तो कोई द्रव था अपने पास में, उस द्रव के अंदर अपन ने किसी द्रव को डाल दिया, किसी द्रव को डाल दिया, या इस द्रव के अंदर अपन ने ठोस को डाल दिया। किसी भी विलायक के अंदर अपन ने क्या डाल दिया? या तो वाष्पशील यौगिक डाल दिया या अवाष्पशील यौगिक डाल दिया। दो कंडीशन हो सकती है। देखिए दोनों कंडीशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर किसी द्रव में द्रव को डालते हैं या किसी ठोस को द्रव में डालते हैं, दो कंडीशन अपने पास आई। या तो द्रव को द्रव में ऐड किया आपने, या किसी ठोस को द्रव में ऐड किया। ये तो कैसे? दोनों वाष्पशील है, ये एक कैसा है? अवाष्पशील। तो क्या होगा? जब ये कंडीशन आएगी तब इसके अंदर जो P टोटल रहेगा, जो टोटल दाब रहेगा, वो क्या होगा? PA प्लस PB हो जाएगा ना। विलय और विलायक का जो आंतरिक वाष्प दाब रहेगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्या कहेंगे हम लोग? जो दोनों का आंतरिक वाष्प दाब है वो किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा ना, PT के इक्वल हो जाएगा। तो अपने को ये पता चल जाएगा कि सब जो अगर अपन दोनों द्रव को ऐड करते हैं तो जो PT रहेगा वो PA प्लस PB हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, और अगर ठोस को किसी द्रव के अंदर ऐड कर लिया तो एक तो अवाष्पशील है ना, एक तो क्या हो गया? अवाष्पशील है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगी? जब अपन किसी ठोस को किसी द्रव के अंदर ऐड करते हैं, किसी अवाष्पशील यौगिक को किसी विलयन के अंदर, विलायक के अंदर ऐड करते हैं, तो वो कंडीशन कौन सी होगी? इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो द्रव की सतह है, इस द्रव की सतह पर ये जो अवाष्पशील यौगिक है उसके घटक जो होते हैं वो विद्यमान हो जाते हैं। तो वाष्पन की क्रिया को क्या करते हैं? ये कम कर देते हैं। बस के ऊपर क्या हो गया? अवाष्पशील यौगिक के घटक विद्यमान हो गए, तो अब ये क्या करेंगे? वाष्पन की क्रिया को क्या कर देते हैं? ये कम कर देते हैं। इसलिए इसके अंदर क्या होता है? वाष्प दाब में कमी हो जाती है। इस कंडीशन के अंदर वाष्प दाब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर अपन मान लिए लोग ये मान लेते हैं कि कितनी कमी हुई सर? डेल्टा P कितना हुआ सर? कि अगर अपने पास में हम लोग को पता है शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है P नोट A, ठीक है, और टोटल कितना हो रहा था? PT। तो ये क्या हो गया? वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में क्या हो गया? ये अवनमन हो गया, मतलब वाष्प दाब में कमी हो गई। और ये कमी कितनी हुई? इतनी हुई। डेल्टा P चेंजेस को दर्शाता है। P नोट A क्या हो गया? शुद्ध विलयन का वाष्प दाब हो गया, या फिर P नोट लिख सकते हो आप इसको। P नोट क्या है? किसी भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और ये क्या हो गया? P टोटल कि इतना। जब इसको ऐड करने के बाद में इतना हुआ, पहले अपने पास में इतना था, लेकिन जब किसी ठोस को, किसी अवाष्पशील घटक को अपने ऐड किया तो अपने को कितना मिला? PT मिला। कितना मिला अपने को? PT मिल गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो क्या कहलाएगा? वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगा। वाष्प दाब में कमी कितनी हो रही है? इतनी हो रही है कि P नोट माइनस PT। ये क्या हो गई? वाष्प दाब में कमी हो गई। ठीक है, तो अपन इन दोनों के लिए डेरिवेशन व्यक्त करते हैं। ठीक है, पहले अपन लेते हैं द्रव द्रव के लिए। ठीक है, अपने को ये पता है कि हाँ, अगर देखिए ये जो PA और PB क्या है? कोई भी विलयन है या विलायक है उसके आंशिक दाब है। आपको पता है PB अपन किसके लिए लेते हैं? विलय के लिए। PA किसके लिए लेते हैं? विलायक के लिए। उनके क्या है? आंशिक दाब है। तो इन बातों को समझाने के लिए, इन वाष्प दाब को समझाने के लिए एक नियम आया था, राउल का नियम। राउल का नियम राउल का नियम क्या कहता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी विलायक का आंशिक दाब जो रहेगा वो उसकी
मोल, उस अवयव की मोल भिन्न के क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। राहुल का नियम क्या बोलता है, किसी निश्चित तापमान पर किसी विलायक में उपस्थित किसी अवयव का, किसी वाष्पशील अवयव का, वर्ड ऐड करना आप लोग, देखिए किसी एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव की मोल भिन्न के समानुपाती रहेगा। तो क्या बोलता है ये, आंशिक दाब जो रहेगा वो किसके होगा, समानुपाती होगा। अपन ये लिख दिया यहाँ से, आंशिक दाब जो था उसके समानुपाती होता है अकॉर्डिंग टू राहुल। ठीक है, तो राहुल का नियम तो ये बोलता है कि जो आंशिक दाब रहेगा उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो अपने पास में ये क्या आ गया, राहुल का नियम आ गया। तो अपने को ये पता है द्रव द्रव को अपने ऐड कर Pd इक्वल टू Pa प्लस Pb हो गया। तो यहां से देखिए अगर Pa की वैल्यू अपने को चाहिए, Pa किसके समानुपाती है, XA के, तो Pb किसके समानुपाती है, XB के, ये हो गया। अब देखिए अपने को ये पता है Pa इक्वल टू P नोट A XA, Pb इक्वल टू P नोट B XB। तो आप लोगों से P नोट A और P नोट B क्या है, A का शुद्ध A का आंशिक दाब, शुद्ध A का वास्तव दाब बोल सकते हैं इसको। कि जो A घटक था जब वो शुद्ध अवस्था में था तो उसका वास्तव दाब कितना था, P नोट A। अगर P नोट B की बात करें तो P नोट B क्या है, यहाँ पर जो B घटक था वो जब शुद्ध अवस्था में था तो उसका वास्तव दाब P नोट B। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अपने क्या कहा, जब शुद्ध अवयव का ये तो निश्चित होता है तो उसके समानुपाती की जगह अपने क्या लिख दिया, Pa इक्वल टू P नोट A XA। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला अपने को पता ही है, Pd इक्वल टू इतना होता है Pa प्लस Pb। तो अपन क्या करते हैं, Pd इक्वल टू, यहाँ Pd की जगह PS भी लिख सकते हो, PS मतलब सॉल्यूशन, दाब किसका, वास्तव दाब सॉल्यूशन का, या Pd लिख सकते हो, P नोट A XA प्लस P नोट B XB। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ पे। अब अपने को ये पता है कि जो मोल भिन्न जो होती है XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है 1। यहां से अगर XA की वैल्यू पुट करते हैं, XA की अपने को वैल्यू पुट करनी है तो अपन क्या लिखेंगे, 1 माइनस XB। क्या जाएगा, 1 माइनस XB। तो यहां से क्या करते हैं अपन लोग, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, Pd इक्वल टू, देखिए Pd इक्वल टू P नोट A, XA की जगह क्या लिखना आपने को, 1 माइनस XB प्लस P नोट B XB। ठीक है, ये अपना है, इसकी जगह पे XA की जगह पे ये लिख लिया। अब देखिए P नोट A माइनस P नोट A XB प्लस P नोट B XB। अब देखिए प्लस माइनस है तो इधर उधर लिख सकते हैं अपन लोग इसको, मैं ऐसा लिख देता हूं, P नोट A प्लस P नोट B XB माइनस P नोट A XB। ठीक है, अब इन दोनों में से अपने को पता है कि XB कॉमन आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, Pd इक्वल टू P नोट A प्लस XB P नोट B माइनस P नोट A। ठीक है, अपने पास में ये इक्वेशन बन जाती है कि Pd इक्वल टू P नोट A प्लस XB P नोट B माइनस P नोट A। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनी है आप लोगों ने सीधी रेखा का समीकरण पढ़ा होगा, y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पर प्लस माइनस तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसमें क्या है, c प्लस mx, y इक्वल टू c प्लस mx। ये क्या, एक सीधी रेखा की समीकरण है। तो इसका मतलब ये जो समीकरण है वो एक सीधी, ये समीकरण जो है वो सीधी रेखा की समीकरण को क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है। और यहाँ से आपके पास में Pt जो टोटल वास्तव दाब है उसकी वैल्यू आ गई। अगर आपको इसमें से कोई भी वैल्यू पूछे तो आप लोग फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा। तो ये क्या हो गया, जब किसी वाष्पशील यौगिक को किसी द्रव के अंदर अपन ने क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो अपने पास में ये फॉर्मूला डेराइव हो जाता है। तो देखिए इसके लिए एक
ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दाब P के साथ में और ताप T के साथ में, सॉरी मोल भिन्न के साथ, इनके साथ में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगर यहां पर आप लोग P नोड ये ले रहे हैं तो यहां पे क्या जाएगा, XA इक्वल टू 1 और XB इक्वल टू क्या जाएगा 0। ठीक है, यहां पे P नोड ये आ गया अपने पास में, यहां पर P नोड B लिया है। ठीक है, तो आपके पास में क्या जाएगा, यहां पर XA इक्वल टू 0, XB इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पर क्या कैसा बन जाएगा, ये जो P नोड A की वैल्यू है वो क्या होती जा रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर P XA क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर P नोड B की यहाँ वैल्यू क्या होती जा रही है, 0 होती जा रही है। तो मतलब ये जो लाइन सीधी रेखा जो बन रही है, ये सीधी रेखा जो बन रही है वो किसके लिए है, P नोड A के लिए। ये जो बन रही है वो किसके लिए है, P नोड B के लिए। और ये जो बना है वो कैसा है, PT है, जो जिसे अपन ने क्या कहा, PA प्लस PB। ठीक है, तो एक ऐसा एक ग्राफ बन जाता है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, जो अपन किसी भी वाष्पशील यौगिक को किसी द्रव के अंदर मिलाते हैं तो इस तरीके का ये एक फॉर्मूला बनेगा और ये सीधी रेखा के समीकरण को क्या करता है, संतुलित करता है और ये ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, क्लियर होगी बात आप लोगों को। अब देखिए, अब सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या अपने पास में, जब अपन किसको ऐड करते हैं, किसी अवाष्पशील यौगिक को ऐड करते हैं, किसी अवाष्पशील अवाष्पशील घटक को अपन क्या करते हैं, किसी द्रव के अंदर ऐड करते हैं, तो क्या होने वाला है। तो देखिए क्या करते हैं, किसी अवाष्पशील को ऐड करते हैं। इस द्रव के अंदर अपन ऐड करते हैं तो क्या होगा, अभी अपन डिस्कस किया था, जब अवाष्पशील को ऐड करेंगे तो उसकी जो द्रव की सतह है उसके ऊपर क्या होंगे, अवाष्पशील के अणु आ जाएंगे, जो उस वाष्पन की दर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो उसे अपन लोगों ने क्या कहा, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन कहा अपन ने। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि PT इक्वल टू, अपने को पता है PA प्लस PB होता है, ये पता अपने को। जब अपन ये बोलते हैं कि ये जो PB है इसका तो वाष्प दाब है ही नहीं ना, नगण्य के बराबर है, क्योंकि अवाष्पशील यौगिक है, तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया, एक नगण्य के बराबर हो गया। तो अपने को ये क्या मिला, PT इक्वल टू किसके बराबर मिला, PA। PT इक्वल टू किसके बराबर मिला, PA के। और अपने को ये पता है कि PA जो होता है क्या होता है, XA के समानुपाती, PA इक्वल टू P नोड A XA। ये अपन ने पहले ही व्युत्पन्न कर दिया था, यहां से XA की वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन, अपने को क्या मिलेगा, P नोड PA इक्वल टू P नोड A 1 माइनस XB। ये कहां से आपको पता है, XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, तो XA की वैल्यू अपन ने क्या लिख दिया, 1 माइनस XB। तो यहां से देखिए सॉल्व करते हैं आगे, PA इक्वल टू P नोड A माइनस P नोड A XB। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको क्या करें, इसको कंप्लीटली उधर भेजते हैं, उसको इधर ले आते हैं, क्या मिलेगा आपको, P नोड A XB इक्वल टू P नोड A माइनस PA। क्या क्या अपन ने, हाँ यहाँ पे देखिए, जब अपने को पता है कि P नोड A कितना होता है और P नोड A किसके इक्वल है, PT के इक्वल है, तो यहाँ पे PT फाइंड लिख लो। ठीक है, तो यहां पे क्या जाएगा आपके पास में, PT। अब देखिए अपने को XB चाहिए, P नोड A माइनस PT अपॉन P नोड A। ये क्या आ गई, इस XB एक मोल भिन्न आ गई, जो भी विलायक की मोल भिन्न, विलेय की जो मोल भिन्न है वो कितनी होगी, P नोड A माइनस PT अपॉन P नोड A। अपने को पता है कि ये जो P नोड A माइनस PT जो है, इसको अपन ने क्या कहा था, वाष्प दाब में
अवनमन। इसको अपन ने क्या कहता है, वास्तु दाब में अवनमन। ये जो है ये क्या वास्तु दाब में कमी है कि शुद्ध विलायक का वास्तु दाब इतना है और कुल वास्तु दाब इतना है, इसमें जो कमी है वो क्या कहलाएगी, वास्तु दाब में अवनमन कहलाएगी। क्लियर हो गया आप लोगों को ये बातें? तो ये अपना जो वास्तु दाब वाला पार्ट था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वास्तु दाब वाला पार्ट था वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक नेक्स्ट बनता है राउल्फ नियम, सॉरी आदर्श नियम। एक होता आदर्श विलयन, एक होता अनादर्श विलयन। और पढ़ते हैं आदर्श, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। आइडियल सॉल्यूशन देखिए सिंपल है, आदर्श विलयन बहुत ज्यादा सिंपल है। अपने को क्या करना है, पहले डेफिनेशन क्या होगी, आदर्श विलयन वो वे विलयन होते हैं जो राउल नियम की पालना करते हैं। आदर्श विलयन कौन से विलयन होते हैं, जो पहला अपन क्या लिखेंगे, जो राउल नियम की पालना करते हैं। जो राहुल नियम की पालना करते हैं वो क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। क्लियर क्या आप लोगों को बात है? अब अपने को ये सोचना है राहुल नियम क्या होता है, ये सोचना है राहुल नियम क्या होता है। जो भी अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, राहुल नियम क्या होता है कि किसी भी विलयन के अवास्तविक, किसी भी विलयन में उपस्थित अवास्तविक अवयव का आंशिक वास्तु दाब उस अवयव की मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अपन ने क्या लिखा था उसके लिए, पी ए समानुपाती एक्स ए लिखा था ना। ये राहुल का नियम है। जो इस राहुल के नियम की पालना करते हैं वो क्या बोलेंगे, आदर्श विलयन कराएंगे। या अपन ने क्या लिखा था, पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इक्वल है तो कौन सा है, आदर्श विलयन। दूसरा आदर्श विलयन में जो आयतन परिवर्तन होता है डेल्टा बी 0 होता है। मतलब अपन ने कोई भी विलय और विलायक को मिक्स किया तो उनका आयतन परिवर्तन 0 मिलेगा। आप लोगों को उसमें आयतन में चेंजेस नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो 10 ml को अपन ने 90 ml के अंदर मिक्स किया तो अपने को 100 ml मिलेगा, न कि 99 या 101 मिलेगा, है ना। जैसे अपन अगर 10 ml को 90 ml के अंदर मिक्स करते हैं तो अपने को क्या मिलना चाहिए, 100 ml मिलना चाहिए। तो ये आयतन परिवर्तन क्या है, 0, क्योंकि दोनों को मिक्स किया 100 आया। जबकि ऐसा नहीं है कि इन दोनों को अपन मिक्स करते तो 99 आ जाए या फिर 101 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या मिलेगा आपको, आयतन परिवर्तन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर दोनों विलयन को अपन मिक्स करते हैं तो उन विलयन की जो ऊष्मा परिवर्तन है, जो एंथैल्पी है, वो भी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। दोनों विलयन को मिक्स करने पे तो उसके तापमान में कोई चेंजेस नहीं आता, उनके तापमान में कोई किसी प्रकार का चेंजेस नहीं मिलेगा। तो वो कैसा विलयन है, आदर्श विलयन है। और अगर विलयन और विलायक को अपन ऐड करते हैं, दो द्रवों को अपन लोग ऐड करते हैं, तो जब दो द्रवों को अपन ऐड करेंगे तो अगर ए द्रव के बीच में बंद ऊर्जा या बंद और बी के बीच में बंद, जब इन दोनों को अपन ने ऐड कर लिया तो ए और बी, इनका जो बंध सामर्थ्य है, इनका जो बंध सामर्थ्य है, अगर अपन दोनों को ऐड कर ले ए और बी बनेगा तो इनका जो बंध सामर्थ्य है वो भी क्या रहेगा, हमेशा समान रहेगा। वो भी कैसा रहेगा, समान रहेगा। तो वो विलयन कैसे कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। कि ऐसा जो विलयन है वो क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो क्लियर होगी आप लोगों की बात है कि आदर्श विलयन किसे कहेंगे, ये क्लियर होगी आप लोगों को। हाँ, अब देखिए अगर एग्जांपल की बात करें तो आदर्श विलयन का एग्जांपल एथेनॉल प्लस मेथनॉल, बेंजीन प्लस टोलुइन। टोलुइन क्या होता है आपको पता है, ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3 लग गया टोलुइन। NH10 प्लस हेक्सेन। ठीक है, तो ऐसे जो भी विलयन, ऐसे जो भी यौगिक है वो क्या कराएंगे, आदर्श विलयन कराएंगे। ठीक है, तो आदर्श विलयन क्लियर हो गया। अब देखिए अगर दूसरा बात आती है अनादर्श विलयन। एक काम करता हूं मैं, एग्जाम्पल को मिटाता हूं, इसको यही रहने देता हूं। ठीक है, दूसरा कौन सा अपने पास में, सेकंड है अनादर्श। अनादर्श विलयन। देखिए अनादर्श विलयन क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट
जो राहुल नियम की पालना नहीं करता है, पहला क्या लिखेंगे, राहुल नियम की पालना नहीं करता है। दूसरा क्या लिखेंगे, जो PT है नॉट इक्वल टू PA प्लस PB, PT जो है वो नॉट इक्वल टू PA प्लस PB। अब देखिए इस कंडीशन के अंदर दो कंडीशन हो सकती है, इसमें आप लोगों को दो कंडीशन दिख सकती है, या तो PT ग्रेटर है PA प्लस PB, या PT लेस है PA प्लस PB। दो कंडीशन हो सकती है ना इसमें, कि इसके अंदर सब दो कंडीशन मिल सकती है, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो धनात्मक विचलन दर्शा रहा है, वो अनादर्श विचलन कैसा विचलन दर्शा रहा है, धनात्मक विचलन। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है। आदर्श विचलन कैसा दर्शा रहा है, ऋणात्मक विचलन। तीसरी बात करते हैं अपन लोग डेल्टा V, जो आयतन परिवर्तन है। आदर्श के लिए क्या लिखा अपन है, 0 होता है, अनादर्श के लिए 0 नहीं होता है। अनादर्श के लिए 0 नहीं होता है, तो इसमें भी दो कंडीशन आ गई, या तो डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन डेल्टा V इज लेस देन 0। जब डेल्टा V ग्रेटर देन 0 है तो कौन सा विचलन हो गया, धनात्मक विचलन हो गया, और डेल्टा V लेस देन 0 है तो कौन सा विचलन हो गया, ऋणात्मक विचलन हो गया। क्लियर हो गया आप लोगों को कि जब अपन डेल्टा V की बात करेंगे तो डेल्टा V के अंदर दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हमने क्या लिखा कि इसमें तो क्या था, डेल्टा V 0 था, इसके अंदर डेल्टा V नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें दो कंडीशन बनी अपनी, या तो ये डेल्टा V ग्रेटर देन 0 हो सकता है या डेल्टा V लेस देन 0 हो सकता है। जब ग्रेटर देन 0 है तो धनात्मक विचलन, और लेस देन 0 है तो ऋणात्मक विचलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपने क्या लिखा, डेल्टा H के लिए, डेल्टा H आदर्श विचलन के लिए क्या लिखा, 0 होता है, इसमें कौन सी कंडीशन आ गई, नॉट 0, 0 नहीं होगा तो इसमें भी कौन कितनी कंडीशन बनेगी, दो कंडीशन, डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0 और डेल्टा H इज लेस देन 0। इसमें भी कितनी कंडीशन बन गई, दो कंडीशन। अगर डेल्टा H ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव धनात्मक विचलन, और डेल्टा H लेस देन 0 है तो नेगेटिव। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके अंदर देखो अपन ने ये लिखा A और A दोनों का जो बंध सामर्थ्य और B और B का बंध सामर्थ्य, जब अपन दोनों को मिक्स करें तो A B का बंध सामर्थ्य इक्वल मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, इक्वल नहीं मिलेगा। A और A और B और B का सामर्थ्य जब अपन दोनों को मिक्स करें तो A B का सामर्थ्य इक्वल नहीं मिलेगा, तो ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, ज्यादा होगा तो धनात्मक विचलन और कम होगा तो ऋणात्मक विचलन। तो अनादर्श विचलन कितना टाइप के हो गए, दो प्रकार के हो गए। अनादर्श विचलन कितना टाइप के हो गए, दो प्रकार के हो गए। जो कुछ ऐसे होते हैं जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को बातें कि धनात्मक विचलन कौन सा दर्शाएंगे और ऋणात्मक विचलन कौन सा दर्शाएंगे, इससे पता चल गया आप लोगों को। तो देखिए अब अनादर्श के अंदर आप लोगों को दो प्रकार लिखने हैं, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। पहले आप लोगों को अनादर्श के लिए इतना ही लिखना है कि अनादर्श विचलन ऐसे ऐसे होते हैं, फिर अपने को लिखना है कि दो प्रकार के होते हैं धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट अपन क्या लिख देंगे कि सर ये जो बंध सामर्थ्य होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है, ग्रेटर होता है। ठीक है, और अगर जब अपन ऋणात्मक की बात करेंगे, ऋणात्मक का फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे अपन लोग, लेस देन होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। जब आप लोग इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए मैं इसको अभी अपने ग्राफ प्लॉट किया था ऐसे, P नोट A, P नोट B, X A 0, X B 1, X A 1, X B 0। ये फिर अपन ऐसा ग्राफ प्लॉट करते हैं। धनात्मक के लिए कैसा ग्राफ बन जाएगा, धनात्मक विचलन दर्शा रहा ना, इसके लिए ग्राफ करिए धनात्मक विचलन के लिए। तो सर ये जो ग्राफ बनाया वो धनात्मक विचलन की है। अगर ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, ऋणात्मक विचलन। जो ग्रीन लाइन है वो नेगेटिव को शो कर रही है, जो ब्लू लाइन है वो किसको शो कर रही है, पॉजिटिव विचलन को शो कर रही है।
जो डॉटेड लाइन है, जो डॉटेड लाइन अपने ड्रॉ की है, डॉटेड लाइन किसको शो कर रही है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो राउल नियम की पालना कर रहे हैं। ये राउल नियम के अकॉर्डिंग अपन ने क्या डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली। जो ब्लू वाली है वो पॉजिटिव विचलन, जो ग्रीन वाली है वो नेगेटिव विचलन। ठीक है, तो ये अपने को क्या हो गया? आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। जब इनको अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ ऐसा बनेगा। तो क्लियर हो गया आप लोगों को ये? तो वे अपन ने इस सॉल्यूशन के ये फोर्थ पार्ट जो है अपना कंप्लीट हो गया है। ये वास्तव और आदर्श और अनादर्श विलयन अपन ने क्या कर दिया है आज के पार्ट में कंप्लीट कर दिया। ठीक है, एक बार आप क्या करना, जो पीछे वाले पार्ट है उनको एक बार वापस अच्छे से रिवाइज करना, इनके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करना, जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस है। ठीक है, अपने एक दिन एक क्लास न्यूमेरिकल की भी रख लेंगे जिसके अंदर आप लोगों को सारे के सारे न्यूमेरिकल्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके।